Good morning students, I am your English teacher Aarti Pal. Students, as you are seeing the picture of William Shakespeare. Students, आप विलियम शेक्सपियर के पिक देख रहे हैं और आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं और ये किस एज से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर रेनेसेंस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? रेनेसेंस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। अब रेनेसेंस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं। इस एज को शेक्सपियरन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस एज को जेकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हमारी बात हो गई, विलियम शेक्सपियर रेनेसेंस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के से बिलोंग करते हैं। रेनेसेंस एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एलिजाबेथन के नाम से जानी जाती है, शेक्सपियरन एज के नाम से भी जानी जाती है और जेकोबियन एज के नाम से भी जानी जाती है। आगे बात करते हैं। शेक्सपियर एक महान सोनेटर, प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर थे। आगे बात करते हैं। हमने देखा कि विलियम शेक्सपियर रेनेसेंस एज से बिलोंग करते थे, बट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज रेनेसेंस। रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल, रीबर्थ एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर ऑफ यूरोप। यूरोप का जो ग्रीक कल्चर था, वहाँ की जो प्राचीन चीज़ें थीं, उनका रिवाइवल होना, रीबर्थ होना और रीअवेकनिंग, इनका मीन्स होता है पुनर्जागरण होना, किसी भी चीज़ का नए तरीके से बनना रेनेसेंस कहलाता है। ग्रीक का क्लासिकल कल्चर का दोबारा जन्म लेना यूरोप में रेनेसेंस कहलाया। फिर से बात करते हैं, यूरोप में रिवाइवल होने के दो कारण, क्या क्या कारण थे? नंबर 1 इज़ ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का आना। हाँ, ब्लैक डेथ क्या है? प्लेग की बीमारी का फैलना। जिस तरह से आज ये कोरोना आया, कोरोना को हम किस नाम से जानते हैं? कोविड-19 के नाम से जानते हैं, राइट। उसी तरह से ये जो प्लेग की बीमारी आई, तो प्लेग की बीमारी को किस नाम से जाना गया? ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया। जब प्लेग की बीमारी आई तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग मारे गए। नंबर 2 इज़ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल मीन्स क्या होता है? कैपिटल, अर्थव्यवस्था। अब जिस तरह से कोरोना के आने पे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, ठीक उसी तरह से प्लेग की बीमारी के फैलने से कैपिटल ग्रीक नीचे चली गई, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। प्रिंटिंग प्रेस का इंग्लैंड में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। इसके बाद हम बात करते हैं, रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल, रीअवेकनिंग। तो कुछ नया हुआ, वो क्या नया था? प्रिंटिंग प्रेस का इंग्लैंड में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया विलियम कैक्सटन का था। गुटेनबर्ग एक टाइपराइटर पर काम किया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इंग्लैंड के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब आप सबको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस का क्या फ़ायदा हो सकता है। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस टाइम पर लोग अपने हाथ से लिखकर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। अब प्रिंटिंग प्रेस से क्या हो जाता है, अगर एक कॉपी हो गई, लिख दी है किसी ने, तो उसी कॉपी से हम हज़ारों कॉपियाँ प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके बाद बात करते हैं अर्ली रेनेसेंस। अर्ली रेनेसेंस में क्या हुआ करता था? अर्ली रेनेसेंस में जब नाटक बनते थे, हमने बात की है ना, विलियम शेक्सपियर एक सोनेटर थे, प्ले राइटर थे, पोइट एंड एक्टर भी थे। तो अब हम बात करते हैं अर्ली रेनेसेंस में क्या होता था। अर्ली रेनेसेंस में थिएटर सर्कल शेप के होते थे, लकड़ी के बने होते थे। इनमें 2 रूम्स होते थे, चेंजिंग रूम, रिहर्सल रूम एंड 1 स्टेज होता था। इसके बाद करते हैं कपल्स। अर्ली रेनेसेंस में जो नाटक होते थे उनमें कपल्स मेल होते थे। जिस तरह से आप समझ लें, जो रामलीला वगैरह होती है उनमें जो सीता बनती हैं वो अधिकतर मेल ही होती हैं, राइट। तो उसी तरह से अर्ली रेनेसेंस में ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आए कि अर्ली रेनेसेंस में जो कपल्स हैं वो कौन हुआ करते थे, सो आवर आंसर विल बी बोथ कपल्स मेल होते थे, ठीक है। इसके बाद
जिसने सबसे ज़्यादा चैरिटी दी होती थी, वे एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनको सम्मान किया जाता था। ये तो आज भी है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी स्टेज को चलाने के लिए चैरिटी होती है, लोग अपना डोनेशन देते हैं, तो उस टाइम पर भी चैरिटी होती थी। तो जिस व्यक्ति ने भी ज़्यादा चैरिटी दी होती थी उसी को एज अ चीफ गेस्ट कॉल किया जाता था। इसके बाद और देख लेते हैं अर्ली रिनेसेंस। अर्ली रिनेसेंस में थिएटर में नाटक देखने के लिए लोगों को अपना फर्नीचर खुद लेकर जाना होता था। जो रॉयल फर्नीचर्स लाते थे उन्हें आगे की जगह मिलती थी, और जो लोग फर्नीचर नहीं ला सकते थे वो स्टेयर्स, मैट या फिर सैक्स पर बैठते थे। इसके बाद परमानेंट थिएटर्स बनना स्टार्ट हो गए। शेक्सपियर एज में प्रिंटिंग प्रेस का आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इससे शेक्सपियर के नाटक पढ़े और देखे जाने लगे। अब आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, जो भी शेक्सपियर का लिखा हुआ जो भी नाटक है वो एक ही बुक तो लिखेंगे ना, फिर उसी बुक को आप कई बार प्रिंट कर सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक कॉपीज़ पहुंचने लगी। अब ज़्यादा लोगों ने पढ़ा तो लोगों में इंटरेस्ट आया, तो फिर उन्होंने उनके नाटक देखना भी स्टार्ट कर दिया। शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत एज एन एक्टर की थी। तो एग्ज़ाम में जब भी आए तो एग्ज़ाम में यही होगा कि शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत एज एन एक्टर की थी। शेक्सपियर को लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शेक्सपियर साहित्य प्रेमी थे। शेक्सपियर के फादर उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। एक बार, आपको पता है बेटा, विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। तो हमें इन सब चीज़ों में जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते टाइम हमें बहुत बार ध्यान रखना होगा कि जो सन और फादर का नाम ऑलमोस्ट सेम होता है, वहाँ पर कुछ विलियम शेक्सपियर आ गया। हाँ, विलियम शेक्सपियर के फादर कौन है? जॉन शेक्सपियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर ने विलियम शेक्सपियर को एक बार पनिश किया था। अब क्यों पनिश किया था? लिटरेचर पढ़ने की वजह से। इसके बाद शेक्सपियर ने अपने पिता से पोइटिक लाइंस में माफ़ी मांगी, और उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो माफ़ी में उन्होंने अपनी पोइटिक फॉर्म में, कविता की फॉर्म में उनसे कहा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब जब उन्होंने जॉन शेक्सपियर ने देखा कि उनका बेटा उनसे माफ़ी मांग रहा है, वो भी पोइटिक फॉर्म में, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और ये बात उनके दिल को छू गई। इसके बाद उन्होंने विलियम शेक्सपियर को कभी भी लिटरेचर पढ़ने से नहीं रोका। इसके बाद शेक्सपियर लंदन गए तो उन्हें घोड़ों की सफाई का काम मिला। उन्होंने वहाँ झाड़ू और पोछा लगाने का भी काम किया। उन्हें थिएटर में पर्दा उठाने वाले का भी काम मिला। शेक्सपियर जिस थिएटर में ये सब काम मिला वह कर्टेन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, पहले जो नाटक हुआ करते थे उनमें नाटक स्टार्ट होने से पहले पर्दा उठाया जाता है, फिर एक्टर एक्ट्रेस आते हैं और वो अपना नाटक करते हैं। तो जो कर्टेन पर्दा उठाता था उसको कर्टेन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर नाटक की रिहर्सल को बहुत ध्यान से देखते थे। एक दिन उसी थिएटर में होने वाले एक प्ले में एक्टर नहीं आ पाया। शेक्सपियर ने ओनर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें वह एक चांस दे एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। पहले तो ओनर ने मना कर दिया, लेकिन शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी ओनर ने ये सोचा कि जो मेन एक्टर है वो तो आया नहीं है, तो काम तो हमारा वैसे भी ख़राब हो गया है। तो ऐसा करते हैं, अगर ये शेक्सपियर बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, हालांकि ओनर को पूरा विश्वास था कि एक पर्दा उठाने वाला एज एन एक्टर क्या काम करेगा, वो तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, राइट। लेकिन शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ओनर ने शेक्सपियर को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप एज एन एक्टर वर्क करो। उस प्ले में जब शेक्सपियर ने एज अ हीरो परफॉर्म किया तो वह नाटक एकदम हिट हो गया। लोगों में शेक्सपियर की डिमांड बहुत बढ़ गई। इसके बाद शेक्सपियर ने नाटक लिखना और परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखिए, शेक्सपियर ने इसके बाद वो थिएटर ही खरीद लिया। सोचो आप ज़रा, विलियम शेक्सपियर सबसे पहले जब लंदन आए
तो उन्हें घोड़ों की सफाई करने का काम मिला, झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला और उस थिएटर में पर्दा उठाने वाले बॉय का काम मिला, जिसे कर्टेन बॉय के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, वो उनमें लगन इतनी ज़्यादा थी कि वो एज एन एक्टर परफॉर्म किया, वहाँ से हिट हुए और काम करना शुरू किया। इसके बाद वो इतना सक्सेस हुए कि उन्होंने उस थिएटर को ही परचेज़ कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।